Smiling Soul Seniors podcast. I'm your host Tejasa and bring to you this podcast meant for the seniors, of the seniors, and by the blessings of the seniors. This is the best platform for seniors to express freely, be heard, share their life story and achievements, challenges and wisdom with seniors across the world as well as with the younger generation. हमारी आज की खास मेहमान है डॉक्टर अनुराधा शर्मा, एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी जो लेखिका है, कवयित्री है, पेंटर है और एक डांसर भी है। डॉक्टर अनुराधा निस्संदेह एक आयरन लेडी है जो हमेशा आत्मनिर्भर रही है और अपनी मूल्यों पर अडिग रहकर जीती आई है। इन सब के बावजूद वे एक संवेदनशील माँ, एक स्नेही गुरु और एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व है। उन्होंने जीवन को अपने जुनून और रचनात्मकता के साथ पूरी शिद्दत से जीना चुना है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर अनुराधा की कहानी उनकी जुबानी। द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट में हमारे सारे श्रोताओं और सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, डॉक्टर अनुराधा शर्मा। ये नाम ही काफी है। द मल्टी फैसेटेड, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है डॉक्टर अनुराधा। नमस्कार अनुराधा जी, आपका इस मंच पर स्वागत है। नमस्कार तेजसा, और मेरे सभी दर्शकों को भी नमस्कार। आपने तेजसा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा दिया, उसके लिए आपको शुक्रिया। तो आज के पॉडकास्ट की शुरुआत हम आपकी बचपन से लेकर जो आपकी लाइफ जर्नी रही है उससे करेंगे। मेरा जन्म हसनपुर गांव है एक, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। वहाँ पर हम बहुत कम समय रहे, 1 ही साल रहे, और उसके बाद एक गांव अमरपुर है हमारे पास में ही, वहीं पे हमारा कम से कम 19-20 साल हम वहाँ पर रहे, और हमारी सारी एजुकेशन इसी दौरान हुई। मेरे फादर अध्यापक थे, इकोनॉमिक्स के लेक्चरर थे, और मेरी माँ एक सुगृहिणी थी। मेरे जो पिताजी हैं बहुत ही अनुशासन, क्योंकि टीचर थे, तो हमारे घर का माहौल जो है बहुत अनुशासित था। मेरे फादर को इतना शौक था कि अपने घर को बिल्कुल वो ऐसे सजा के रखते थे, बाग बगीचा सा बना के उसमें फूल लगाते थे। और क्योंकि वो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स उनका विषय था, तो इंग्लिश का असर, लिटरेचर का असर मुझे लगता है मेरे फादर पर था। और बचपन ऐसा व्यतीत हुआ कि जीवन में परेशानी क्या होती है और गुस्सा क्या होता है, लड़ाई क्या होती है, पता ही नहीं था। क्योंकि मेरे मम्मी और पापा का कोऑर्डिनेशन, जो प्रेम है, वो बहुत ही अच्छा था। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए समझ थी। मैं आपको बताऊं, मेरी मम्मी की शादी बहुत जल्दी हो गई थी। 13-14 साल की थी मेरी मदर जब वो इस घर में आई, और हमारे दादी नहीं थी। मतलब मेरे फादर ने अपनी मम्मी को नहीं देखा, इतनी छोटी थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो वो अभाव मेरी मदर ने बाबूजी की जिंदगी का पूरा किया। हमारे जो दादाजी थे वो बाहर सर्विस करते थे, साथ में नहीं रहते थे, तो इसलिए भी थोड़ा शादी जल्दी करनी पड़ी। मेरे जो फादर हैं वो 88 ईयर के हैं और मेरी मदर 83 ईयर की है, लेकिन वो एक दूसरे के लिए बने हैं। इसके अलावा मददगार भी बहुत थे मेरे फादर। हमारे मैगजीन्स बहुत आती थी, मतलब हर तरह की बच्चों की मैगजीन्स आती है, और मुझे पढ़ने का बेहद शौक था। छोटी मैगजीन्स तो मैं पढ़ती थी, लेकिन थोड़ी सी बड़े होने के बाद साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, इसके अलावा सोवियत रूस उस वक्त था, यूएसएसआर, तो 2 मैगजीन वहाँ की भी थी। तो उसके पेज बड़े प्यारे लगते थे, उसमें पेंटिंग्स होती थी बड़ी प्यारी प्यारी रशियन उनकी। तो वो पेंटिंग की कटिंग में काट के रख लेती थी कि कभी मैं ये पेंटिंग बनाऊंगी। और आपको हैरानी होगी कि अभी भी वो कटिंग्स मेरे पास हैं। क्या बात कर रही हैं। और इसके अलावा उसमें एक पेज और आता था, रूसी सीखें, वो वाला पेज मैंने रखा हुआ है। और बात मैं बताऊं, मेरी माँ को भी पढ़ने का बहुत शौक था। मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद भी वो बहुत ही मतलब पढ़े लिखे से ज़्यादा पढ़े लिखी थी। उपन्यास पढ़ने का शौक लगा मेरी माँ को एक बार, तो मेरे बाबूजी की लाइब्रेरी के सारे उपन्यास खत्म हो गए। मतलब इतना उपन्यास मेरी माँ पढ़ने लगी, और सारे साहित्यिक उपन्यास। और फिर उन पे एक अच्छी बात थी कि उन पे चर्चा भी करते थे मेरे बाबूजी और मेरी मदर। तो वो चर्चा मतलब मैं बड़े ध्यान से सुनती थी कि कोई उपन्यास कैसा है, कोई लेखक कैसा है। इवन जो इसके अलावा हमारे यहाँ म्यूज़िक का बहुत माहौल था। रेडियो थी हमारे पास, मेरे पास है वो,
क्योंकि अपने घर के सारी एंटीक चीज़ें मैं उठा के लेके आई हूँ कि वो भी मेरा संभालने का शौक है। तो वो रेडियो मेरे बाबूजी ने बचपन में खरीदी थी, चांदी के सिक्के बेच के। तो हमारे यहाँ क्या था कि रेडियो हमारे यहाँ हर वक्त चलती थी, लेकिन मुझे जो पसंद थे वो लता जी के गाने, आशा जी के गाने, तो वो सारे मुझे याद हो गए, कंठस्थ है अभी तक। मैं रिएक्ट कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा, आपकी हर बात पे, हर वाक्य पे वाओ अमेजिंग ऐसे ही मन में शब्द उमड़ रहे हैं। सो हाँ इसीलिए मैं बस। एकदम खामोश हूँ और और वेट कर रही हूँ कि आप क्या क्या बताएंगे। हाँ, और हम चार भाई बहन थे, दो बहन और दो भाई, और सभी अपने 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 मुकाम पे वेल सेटल्ड हैं। मेरी लड़ाई होती थी बड़े भाई से बस। उसको बहुत शौक था खर्च करने का। मुझे, जब अपने जैसे लड़कियों को पैसे इकट्ठे कर लेते हैं ना, अपना कहीं तीस हजार पे मिलते हैं, कोई आता जाता दे जाता है, तो वो मेरे से कई बार पैसे मांग लेता था मेरे से। तो ओके। कभी मैं दे देती थी लाड़ में आके, कभी मैं मना भी कर देती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैंने भैया को मना कर दिया, तो उसने पैसे मांगे, मना कर दिया। तो फिर मैं बाद में रोने बैठ गई अम्मा के सामने। तो मैंने क्या हुआ, मैंने कहा मैंने, भैया ने पैसे मांगे तो मैंने दिए नहीं। तो ये सब यादें हैं बचपन की। मुझे लगता है जो इंसान गांव में नहीं रहा उसने जीवन नहीं जिया, हम ऐसा महसूस करते हैं, क्योंकि इतना वाइड एक्सपीरियंस और इतना बढ़िया एक्सपीरियंस होता है गांव में रहने का। वहाँ के तीज त्योहार, लोग, मतलब तिथियां वगैरह, मतलब हर चीज इतना शौक से मनाते थे हम। झूला झूलते, अब सब इस वक्त मुझे सारे दृश्य याद आ रहे हैं कि हम किस तरह से झूला झूलते थे, किस तरह होली खेलते थे, किस तरह त्योहार मनाया करते थे, किस तरह एक दूसरे के घर आना जाना, डर और भय क्या होता पता ही नहीं था। बाद में जब हम बड़े हुए कॉलेज में गए, तो हमें हमेशा मेरे फादर या मेरा भाई हमें लेके आते थे, कभी मोटरसाइकिल पे, कभी साइकिल पे। अकेले नहीं भेजा, या तो बच्चों के साथ या फिर मदर फादर के साथ। तो आपके माता पिता की कौन सी सबसे बड़ी सीख ऐसी है जो आप आज तक फॉलो कर रही है? सबसे बड़ी बात तो मैंने यही बताया कि उनका आपस में जो स्नेह था, जो है अभी तक, वो सबके लिए एक प्रेरणा है, यदि हम उस तरह का लाइफ जी सकें। लेकिन हमने उतना उतना हम नहीं उसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाए, क्योंकि चांस की बात है, खैर। और इसके अलावा शांत, ईमानदारी, झूठ ना बोलना, अनुशासन प्रियता, व्यवस्थित तरीके से रहना, बस इन्हीं मूल्यों के साथ हम बड़े हुए, और ये जीवन में हमें काम आया, बहुत काम आया। ग्रेजुएशन टू पीएचडी, ये सफर अब आप बताइए। ग्रेजुएशन में विषय तो तीन होते हैं, तो हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी मेरे पास था, और ओके। मेरा मेन विषय हिंदी था। पहले मैंने एमए किया हिस्ट्री में, क्योंकि बड़े सपने थे। पहले मेरा, मुझे बनना था कि मुझे बहुत बड़ी बड़ी नौकरी करनी है, आईएएस पीसीएस बनना है, ये सब करके मैंने एमए किया हिस्ट्री में। लेकिन एक एक दो बार मैंने एग्ज़ाम दिया, तो मुझे, क्योंकि उस वक्त हम गांव में ही थे, तो मुझे लगा कि शायद कोचिंग वोचिंग की जरूरत पड़ेगी, और मैं इतना भार अपने फादर पे नहीं डाल सकती, क्योंकि वो मुझे दिल्ली भेजते या करते। तो फिर मैंने वो विचार ड्रॉप किया, और मैंने हिंदी में एमए किया, हिंदी साहित्य में। तो एमए करने के बाद जो मेरे गुरु थे डॉक्टर जयसिंह जी, इन्होंने एक दिन मुझे बोला कि बेटा अनुराधा, तुम चाहो तो मेरे अंडर में पीएचडी कर सकती हो, क्योंकि अब मैं पीएचडी करा सकता हूँ। तो मेरे लिए बड़ा अप्रत्याशित था ये, कि आपकी उम्र कितनी थी तब? उम्र मेरी होगी 22-23 तो होगी, हाँ। एमए के बाद की बात है। तो जहाँ मुझे खुशी हुई, गर्व भी हुआ। गर्व इसलिए हुआ कि पता नहीं कितने बच्चों को हम नीरज जी सर ने पढ़ाया है, लेकिन उन्होंने मुझे पहली पीएचडी कराने के लिए मुझे चुना, और मैं एकदम तैयार होगी। तो सर ने मेरा विषय भी सब तैयार कर दिया, सिनॉप्सिस वगैरह सब कर रहे, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब करवा दिया। लेकिन रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद ही फिर मेरी शादी हो गई। तो काम थोड़ा बहुत शुरू किया था मैंने, तो उतना नहीं हो पाया था। फिर मेरी सारी पीएचडी का जो है वो शादी के बाद मैंने की है। चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मैंने पीएचडी करी, क्योंकि जुनून ही इतना ज़्यादा था जिसका वो हिसाब ही नहीं था मेरा। और इसके लिए मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी, पीएचडी की जब जिक्र आया है तो। पहले तो क्या था कि मैं शाहदरा, मेरे ससुराल थी दिल्ली में, और मेरठ इतना दूर नहीं था।
तो कभी मुझे जाना पड़ता था अपना गाइड के पास, मैं चली जाती थी। लेकिन इसी दौरान जो नीरज जी है मेरे सर, वो आगरा रीडर होके चले गए। तो फिर मुझे अपने काम के लिए आगरा जाना पड़ता था। मेरा क्या था कि कभी मेरठ भी जाती, कभी शामली में रह बैंक में मेरे हस्बैंड थे तो वो शामली में पोस्टेड थे, और शाहदरा मेरे ससुराल थी, और आगरा। तो 3-4 जगह मुझे जाना ही जाना पड़ता था, कभी इधर दौड़ना पड़ता यहाँ था। कभी, हाँ। और इस दौरान जो मेन बात यह है कि इसमें मेरे 2 बेटियां, 3 साल, 3 साढ़े 3 साल में मेरे पास 2 बेटियां थी। तो मेरी जो ओहो। सेकंड बेटी है उसके उस दौरान मैंने सबसे ज़्यादा काम किया। और मैं मतलब अपनी प्रेगनेंसी के पूरे टाइम में कभी आगरा अकेले भी जाना पड़ता था कई बार, लेकिन मैं जाती थी। इसके अलावा एक कोई इंसिडेंट और हुआ मेरे साथ कि क्योंकि आगरा में मेरा कोई था नहीं उस वक्त, तो मैं कह रही मैं जाऊंगी तो मैं कहाँ रहूंगी इतने दिन, मान ली जरूरत पड़ेगी। लेकिन ईश्वर ने मेरा इतना साथ दिया मेरी लाइफ में कि मैं बता नहीं सकती। तो क्या हुआ कि मेरे में 2 मामा जी हैं, एक एक्सेन थे, और एक्सेन है मतलब थे, मतलब तो रिटायर हो गए। और एक मेरे पुलिस में थे, डीएसपी मेरे मामा जी, दोनों का ट्रांसफ़र उस वक्त वहीं पे हो गया, मतलब उसी यूनिवर्सिटी के पास। फिर मैं वहाँ जब मर्जी 15 दिन, 10 दिन, महीना मैं मामा जी के यहाँ रहती। तो जो मेरी गुरु माता है वो बोलती है कि पीएचडी तो इस लड़की ने करी है, कितनी मेहनत करी है और किस टाइम पे मेहनत करी है। जी। तो जुनून इतना था कि मुझे कुछ दिखता ही नहीं था, कि मुझे करना है बस। तो ये मेरी नेचर में रहा है जुनून, और वो मुझे लाइफ में बहुत काम आया, मेरा जुनून जो है। ठीक है, अब थोड़ा सा रुख आपकी शादीशुदा जिंदगी पर मुड़ते हैं। हाउ वॉज योर मैरिड लाइफ? क्या क्या चुनौती आई, क्या क्या खूबसूरत पल आए, बच्चों के साथ कैसा था? तो यू कैन डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स। दिल्ली मेरे लिए बहुत ही चार्मिंग चीज़ थी, मतलब मुझे आकर्षित करती थी दिल्ली। तो जब मेरा रिश्ता हुआ तो मुझे दिल्ली ने खींचा अपनी तरफ। मुझे हर चीज़ का शौक था। तो मुझे नाटक अच्छे लगते थे, थिएटर अच्छे लगते थे, और सब दिल्ली में एक वाइड अवसर था बहुत कुछ करने का। तो वो सब की वजह से मुझे दिल्ली बहुत पसंद थी। लेकिन थोड़ा सा मेरे ससुराल का जो माहौल था वो ऑर्थोडॉक्स था। मतलब एक चीज जो मैं यहाँ जरूर बताना चाहूंगी कि नहीं होना चाहिए इतना, तो मुझे घूंघट निकालना पड़ता था। यहाँ पे आके मुझे बड़ी हैरानी होती थी, दिल्ली जैसे शहर में भी कोई घूंघट करता होगा, क्योंकि हमारे घर में तो कोई नहीं करता, जबकि हमारा छोटा शहर है, मेरा शहर है। राइट। तो वो चीज मुझे थोड़ी सी खलती थी। तो वो लेकिन बहुत बरसों तक करना पड़ा। फिर मेरी 95 में सर्विस भी लगी, और ये सर्विस में भी मेरी पीएचडी का बहुत योगदान था, और मेरे भाग्य का बहुत योगदान था। क्योंकि पीएचडी की वजह से हमारा डायरेक्ट पीजीटी में दिल्ली डिपार्टमेंट, दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में मेरी सर्विस लगी थी। और वो सर्विस भी हमारी मार्क्स से बेस पे थी, कोई एग्ज़ाम वगैरह इंटरव्यू वगैरह नहीं हुआ था। तो जो हमारी पिछली पढ़ाई है जो हमने पूरे लगन से करी थी, यहाँ मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूँगी, जब जी। मेरा पता लगा मेरी गवर्नमेंट सर्विस लगी है तो मेरे पाँव जमीन पे नहीं थे। मुझे लगता है मुझे किसी चीज़ की इतनी खुशी नहीं हुई आज तक जितनी मुझे अपनी सर्विस की खुशी, क्योंकि वो मेरी खुद की उपलब्धि थी। तो और सबसे बड़ी बात, जो इतनी मेहनत करी है लाइफ में, जी। मैंने डबल एमए किया, पीएचडी करी, बीएड किया, और फिर उसके बाद ही, शादी के बाद ही मैंने एमएड भी किया, कि वो बीमारी पढ़ने की खत्म नहीं हुई वो चलती रही। हाँ। 2000 में मैंने बीएड तो किया, वो एमएड किया। सर्विस भी बहुत शानदार समय रहा जिंदगी का, और बहुत हेल्पफुल रहा लाइफ में, जो कि मेरी लाइफ में काम आया। जो होता ही है, जब आर्थिक स्तर पर हम मजबूत हो तो आत्मविश्वास भी ज्यादा बढ़ जाता है। मेरे 3 बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे, 2 बेटी 1 बेटा, और एक मेरी बहू आ गई है, वो मेघना, वो भी बच्ची है, और मेरे 2 दामाद हैं। सब एक से बढ़ के एक है, एकदम खूबसूरत, प्यारे, और सब तरह से बच्चे हमें बहुत इज्जत करते हैं, घर में सबको इज्जत करते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। आप अगर अपनी लाइफ पे मुड़ के देखेंगे हाँ जी। तो व्हाट वुड बी योर 3 बिगेस्ट अचीवमेंट्स इन लाइफ? हाँ, अचीवमेंट मेरे जो ससुराल में था वो ऑर्थोडॉक्स, मैंने बताया था वो थे। तो लेकिन मेरा दृष्टिकोण डिफरेंट था। मेरी बेटी सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी, और जो मेरा दामाद है वो भी कंपनी सेक्रेटरी है। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा कि हाँ, इसको कोई लड़का पसंद है, और वो सरदार है। अच्छा। तो धर्म संकट तो मेरे लिए भी था, और मुझे इतना ये भी नहीं था कि मुझे करना है। तो मैंने इसको कहा कि शादी तो मुश्किल है, हम कैसे कर पाएंगे, हम ब्राह्मण हैं और वो है, तो उनसा हो नहीं पाएगा। तो उसने बेचारी ने ऐसा कुछ, ऐसी आफत नहीं बचेगी, नहीं मुझे तो करना है, ऐसा कुछ कि ठीक है, मैंने मम्मी आपको बता दिया, फिर आपकी मर्जी करके।
फिर मैंने इंतजार करा घर में इन हस्बैंड से या किसी भी लोग से, भाई अच्छा रिश्ता बताओ लड़की के लिए, अच्छा रिश्ता होगा तो भी मैं करूंगी। मुझे इस चीज़ का था, मुझे वो चीज़ थोड़ी खलती थी ना, मैंने बताया वो घूंघट निकालना ये वाला माहौल मुझे नहीं चाहिए था अपने बच्चों के लिए, ये मेरे मन में बिल्कुल क्लियर था। तो नहीं वो वाली बात हो पाई। तो फिर मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैं इसी लड़के से करती हूँ शादी। लेकिन घर में कोई भी तैयार नहीं, घर में तैयार नहीं, मम्मी पापा तैयार नहीं, भाई तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं। मैंने बहुत कोशिश करी बात करने की कि बहुत अच्छा लड़का है। असल में क्या है कि इसकी बड़े भाई की शादी हुई थी, तो मैं उसमें गई थी। बुलाते थे ये लोग आपस में, अच्छा कोऑर्डिनेशन था इन लोगों का, उनका ग्रुप था एक बच्चों का, सीएस के बच्चों का। तो मैं शादी में गई तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, और वो चीज़ नोटिस, ये दो ही भाई हैं, कि इनकी 90 ईयर की दादी थी। और वो उस दादी की इतनी सेवा, वो कैंसर, मतलब कैंसर था उनको, लेकिन हम्म। वो दोनों बच्चे जिसकी शादी थी वो भी और ये भी इतनी सेवा कर रहे थे उसकी दादी की, कि मुझे देख के मजा आ गया। मगर कितने बढ़िया संस्कार हैं। और मम्मी पापा एकदम सरल, धीरे बोलने वाले, और बिल्कुल एकदम ऐसे सरल। तो मैंने कहा एक बार को यदि मुझे यहाँ शादी करनी पड़ेगी तो मैं कर दूंगी, मतलब ये मैंने अच्छा। अपने मन में सोचा। हाँ हाँ। तो फिर यही हुआ। सबसे मैंने बताया ना, मैं फादर के पास गई मेरठ। फौजी ने मुझे इतना गुस्सा करा कि जिंदगी में आज मेरे फादर ना पहले ना बाद में कभी इतना गुस्सा करा मेरे ऊपर। मतलब मेरे से बात नहीं करी फौजी ने, कि क्या पागलपन वाला डिसीजन ले रहे हो तुम लोग, क्या तरीका है ये, घर में और भी बच्चों की शादी होगी, ये होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं चुप होके आ गई। घर में जिक्र करा हस्बैंड से, भाई से, सबसे, सब ने एकदम स्ट्रिक्टली ना। लेकिन कोई बता नहीं रहा, मुझे शादी करनी थी। फिर मैंने क्या करा, मैं अपने, जो मेरे फ्रेंड्स, मेरे मोहल्ले के लोग वो तैयार थे, सबसे मैंने बात करी। वो कह रहे अरे सरदार इतने बढ़िया, क्योंकि हरियाणा के लोग थे, पंजाबी हरियाणा के लोग थे ज़्यादातर मेरे आसपास। हम्म। कह रहे ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, और कोई नहीं, तू कर। करके जो मेरे फ्रेंड्स, मेरे बच्चों के फ्रेंड्स, हमने शादी का बीड़ा उठा लिया और मैं शादियां की तैयारी करनी शुरू कर दी। वाह। और तैयारी शुरू कर दी, सामान आ रहा है घर में, मेरे हस्बैंड देख रहे हैं कि क्या पागलपन हो रहा है, कुछ नहीं कह रहे, देख रहे हैं क्या हो रहा है ये। मैंने कहा ठीक है। और अल्टीमेटली मैंने शादी कर दी। और इतनी बढ़िया शादी हुई कि पूछो मत। और मेरी उस शादी में ना मेरे भाई आए, ना हस्बैंड गए, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं। फिर मेरे मौज ने देखा कि भाई ये तो बिल्कुल दृढ़ है अपने निश्चय में, लड़की भी और माँ भी। बेटी भी, हाँ। हाँ बेटी भी। तो फिर मेरे मौज ने कहा कि चल, जब तू डिसीजन ले रही है तो अच्छा ही ले रही होगी, तो चल मैं तेरे साथ। उनको लगा कि लड़की अकेली पड़ जाएगी। तो मेरे फादर मदर ने कहा मैं तेरे साथ हूँ, तू कर जो तुझे करना है। तो जो मेरी आर्थिक स्वावलंबन था, जो लेडीज में होता है, तो उसमें मेरे बहुत योगदान था उसका, कि मैं इतना बड़ा डिसीजन ले पाई। फिर मुझे बाद में डर भी लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई कुछ ऊंच नीच हो जाए तो फिर बहुत वो होगा। लेकिन उस लड़की को इतने प्यार से रखते हैं वो शुरू से ही, हाथों पे रखते हैं, और वो उनके रिश्तेदार तक कहते हैं कि तेरी कोई बहन हो तो तू उसकी शादी हमारे घर में कर दे। तुम्हारे तो घर में कर दे। इसके अलावा 2010 में मैंने क्या डिसीजन लिया कि मैं अपना अंगदान करती हूँ। मतलब हमारा हार्ट है ना, हमारे लीवर है, ये सब चीजें हम दान करते हैं, जिसमें क्या है कि 8 लोगों का जीवन हमारे अंगों से बचता है। तो ये ब्रेन डेड होने के बाद ये दान दिया जाता है, ठीक है। लेकिन देहदान में क्या होता है, मेडिकल के जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उसके एक्सपेरिमेंट के लिए, या मेडिकल लाइन में बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए होता है। तो वो पूरी बॉडी दान करी जाती है, इसमें बॉडी के अंग दान किए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है, इसलिए उसको देहदान बोलते हैं, इसको अंगदान बोलते हैं। तो मैंने अंगदान किया। उसमें क्या क्या है कि अंगदान में क्या है कि मरने के बाद, मान ले मरने के बाद है वो देह, जो शरीर है वो ठीक ठाक करके वापस कर देते हैं परिवार को। पर देहदान में जरूरी नहीं कि वापस करा जाए, वो मतलब संचित करके रख भी लेते हैं, रखे जाते हैं मतलब। बहुत और काबिले तारीफ है ये बात। ये तो बहुत बड़ी बात है, करना चाहिए, कुछ भी तो नहीं जी बिगड़ता, हमें वैसे भी जल जाना है, बॉडी का जी होना क्या है। जी। इसके अलावा मैं एक बात का और जिक्र करना चाहूंगी यहाँ पे। मैं जैसे कि टीचिंग लाइन में थी, तो बच्चों से तो हमें बहुत प्यार हो ही जाता है अपने। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे बच्चों से ज़्यादा प्रिय होते हैं हम लोगों को, बिल्कुल। कि उनके साथ हम पूरा कई घंटे, 6-7 घंटे हम बच्चों के साथ बिताते हैं, और बहुत लगाव हो जाता है बच्चों से। तो एक बार मैं एक किस्सा छोटा सा जल्दी से बता देना चाहती हूँ, कि मेरी स्टूडेंट थी एक, 12th की फेयरवेल थी। तो वो लड़की जो है बैठी हुई थी परेशान सी। तो वो थोड़ा सा उदास बैठी हुई थी, तो मैंने कहा बेटा, तू, मोनी का नाम था उसका, क्यों उदास क्यों है, तू खेल क्यों नहीं रहे बच्चों के साथ, तू खेल। तो उसने पता क्या हुआ, छूटते ही मुझे बोला कि मैडम मुझे आपके गले लगना है, ठीक है मैडम, यदि आप नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होती। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई ओह। कि क्यों। कह रहे मैडम, जो आप क्लास में हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हो, मोटिवेट करते हो,
और जीवन के बारे में जो भी आप हमें पढ़ाते हो, मतलब साथ जो कोर्स के अलावा जो भी आप हमें मोटिवेशन देते हो। जी। तो फिर उसने कहा कि, मैंने कहा अब तो तुझे गले लगाना पड़ेगा। जब मैंने, मेरी वजह से एक बच्चे का जीवन बच गया, कितनी बड़ी बात है कि उसने डिसीजन बदला अपना। मेरी टीचिंग लाइफ की मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। और अमेजिंग, क्या बातें बताई आपने, कितना कुछ सीखने लायक है। हमने ये भी सुना है कि आपके करीबी लोग या फिर लोग जो आपको जानते हैं अच्छी तरह से, वो आपको मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फैसेटेड कहते हैं। लोग ऐसा क्यों मानते हैं? टीचिंग के समय मैं, मेरा क्या था कि मैं म्यूजिक का एक टीचर थे, पता लगा मुझे म्यूजिक के टीचर हैं, तो म्यूजिक के लिए भी मैं पढ़ाने के बाद अपनी म्यूजिक क्लास लेने चली जाती थी। मुझे मुझे इतना शौक कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो मैं म्यूजिक, गाना गाना, पेंटिंग, मतलब पेंटिंग करना, लिखना, लेखन का भी शौक था मुझे, और डांसिंग आप देखते ही हो। तो ये जी। चारों चीज का मुझे बहुत था। और मैं आपको बताऊं, मैं जब छोटी थी तो पता मैं क्या सोचती थी? मैं सोचती थी कि भगवान, मुझे कितना शौक है इन चीज़ों का, वो मुझे एक कमरा दे दे बस, और उसमें बस मेरे घुंघरू हो, मेरे कलम हो, मेरा पेन हो, मेरा कैनवास हो, और मेरा हारमोनियम हो, और बस मैं वहाँ, चाहे मुझे खाना 2 दिन में दे दो, पर मैं वहाँ पे बस यही करती रहूँ, कभी नाच लूँ, कभी गा लूँ, कभी पेंटिंग बना लूँ। तो मैं ये सपना देखती थी। तो ये सपना मेरा अब पूरा हुआ है। अब मुझे ऐसा कमरा मेरे पास है जहाँ मैं जब मर्जी डांस करती हूँ। जब मैं कुछ लिखती हूँ, जब करती हूँ। बचपन में तो नहीं हुआ, पर अब हुआ। और इसके अलावा मैंने पूरा जिंदगी में जितना भी संघर्ष आया, पर मैंने अपना शौक छोड़ा नहीं। कभी मैं गाने लग जाती हूँ, कभी मैं पेंटिंग करने लग जाती हूँ। इसके अलावा भी मैंने अभी आपको बताया था कि मुझे पुरानी चीज़ें, एंटीक चीज़ें इकट्ठा करने का बहुत शौक है। तो मैं अपने घर से जितने भी अपनी बचपन की चीज़ें मैं देखती थी, रेडियो क्या हुआ, और ट्रांजिस्टर है, और टोकनियाँ बोलते हैं, टोकरियाँ हैं, टोकनियाँ हैं, स्टोव है, और हमारे दादी का एक पानदान है, तो वो सब चीज़ें मैं उठा के लाई। मैंने अपना कोना सजाया हुआ है एक, तो वहाँ मैं उनको रखती हूँ। एक मेरे फादर की बचपन की एक पिचकारी है। मेरे बाबूजी को एक राजा का सैसपुर करके जगह थी, वहाँ मेरे बाबा जी पोस्टेड थे। तो ने उनको दी थी। तो पीतल की बहुत बड़ी पिचकारी है। तो बचपन में मेरे बाबूजी को वो भी मैं उठा लाई। मैं कहा बाबूजी मैं इस पे कहानी लिखूंगी। अच्छा, लिखने का मुझे याद आया कि बचपन में मेरे बाबूजी इतनी कहानियां सुनाया करते थे मेरे बाबा जी के जीवन की, अपने लाइफ की, कि वो ऐसा लगता था कि ये जीवन नहीं है, ये कहानियां हैं, और ये कहानियां हम्म। मैं जरूर लिखूंगी कभी। आपने ये कितनी बुक्स लिखी हैं? मैंने 2 बुक्स, तो मेरी एक तो मेरा पीएचडी का ही है काम मेरा। इसके अलावा एक बुक मेरी और है, और साझा संग्रह 7-8 मेरे साझा संग्रह हैं, जिसमें किसी में लघु कथा है और किसी में कविताएं हैं। तो अभी बहुत मेरी अच्छी। यही है। और एक लघु कथा का संग्रह मुझे प्रकाशित कराना है, क्योंकि इतनी लघु कथाएं मेरी हो गई हैं। तो पेंटिंग्स बहुत सारी बना रखी हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब होता है, ये भी सब चलता रहता है। सब कुछ। वाह 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 वाह, क्या बात है। आने जी। वाली जिंदगी में आपके क्या गोल्स हैं, क्या मिशन है? आने वाली जिंदगी में तो एक सफल जीवन की दिशाधारा बुक है, हमारे पंडित श्री राम आचार्य जी, हमारे शांति कुंज के जो संस्थापक हैं। मैं उनकी ऑडियो बुक रिकॉर्ड कर रही हूँ अपनी आवाज में। तो उनके साहित्य को सब लोगों तक पहुंचे ऑडियो के रूप में, तो मैं वो कर रही हूँ। और बाकी पेंटिंग्स का मुझे शौक है, तो मैं बनाती रहूंगी, इतनी भी बनेगी। थोड़ा सीखती भी रहूंगी, बनाती भी रहूंगी, ये है। और डांस गाना वाना ये तो चलता ही रहता है। तो यही जीवन है, जिसे जीवन में उल्लास बना रहता है। एक बात और बताऊं, पहले क्या लगता था सर्विस में, हम 60 साल के हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, सर्विस में टाइम नहीं मिलता था। मैं हम्म। कब डांस करूंगी, कब पेंटिंग बनाऊंगी, कब गाऊंगी ठीक से, ये वो। तो मैंने वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मुझे अच्छा। अपना कला को एंजॉय करना है। जी। लेकिन तब जब मैंने वीआरएस अप्लाई किया, तभी मेरा प्रमोशन हो गया, जिसकी प्रमोशन की बहुत इच्छा थी। प्रमोशन मेरा काफ़ी लेट हुआ, एज ए प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल। तो उस वक्त मेरा प्रमोशन हो गया, तो मुझे वो चीज़ फिर ड्रॉप करना पड़ा। मैं कहा चलो इसको भी एंजॉय करते हैं। और हाँ। उस सीट को, उस अधिकार को भी मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। कहो तो थोड़ा सा बताऊं, जब हम अधिकार मिलते हैं, जब अधिकारी हो जाते हैं, तो हमारे पास बहुत पावर आ जाती है। तो मैंने देखा है कि लोग उस पावर का मिसयूज करते हैं। लेकिन मैंने अपनी जो प्रमोशन वाली प्रिंसिपल जो लाइफ है, एचएस वाली लाइफ, उसको मैंने बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश की। मैंने बहुत अपने टीचर्स की हेल्प की। मैं मतलब छुट्टी देना या उनके लिए जो भी कुछ कहा, एक मैंने अपनी टीचर्स को, जो टैलेंटेड टीचर थी और उसका बच्चा बीमार था, मैं उसको इतनी छुट्टियां दे देती थी।
लेकिन मैंने कहा अपना काम पूरा रखो, बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, और मैं तुम्हें छुट्टी दूंगी। तो उसका गवर्नमेंट सर्विस, वो गेस्ट टीचर थी, उसका गवर्नमेंट सर्विस लगी। और वो मुझे इतना मानती है कि मैम आपकी वजह से मुझे गवर्नमेंट सर्विस मिली, नहीं तो प्रिंसिपल ठीक छुट्टी नहीं देते, हम तैयारी नहीं कर पाते। द स्माइलिंग सोल्स का सफर कैसा रहा आपके लिए? हाँ, स्माइलिंग सॉयल्स का मेरे लिए सफ़र बहुत बढ़िया रहा। जब जैसा मैंने भी बीच में भी आपको बताया था कि जैसे कि मुझे शौक हैं तरह तरह के, और जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे डांस का है इस वक्त। तो मैं डांस करती हूँ यहाँ पे, तो इतनी अप्रिशिएशन मिलती है, इतना अच्छा लगता है, और एक मोटिवेशन मिलती है, और बहुत आनंद आता है जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं इसमें। सबका ये पॉडकास्ट वाला भी जो आपका कंसेप्ट है, ये भी बहुत बढ़िया है कि हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी का अपना संघर्ष है। तो उससे नेचुरली मोटिवेशन मिलती है कि हर किसी के साथ ऐसा होता है जो हमें कोई कहीं ना कहीं मोटिवेट कर सकता है। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है, और मैं बहुत खुश हूँ स्माइलिंग के साथ से जुड़ के, और मुझे बहुत आनंद मिलता है। चलिए, जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी सीनियर्स को और यंग एडल्ट्स को? हाँ जी, सीनियर्स के लिए तो मैं ये कहूँगी कि हमें कभी अपने आप को सीनियर्स मानना ही नहीं चाहिए। और ये तो हम स्माइलिंग सॉइल से देखते हैं किस तरह हम बच्चों की तरह चहकते रहते हैं, और कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई उम्र को भूल के। तो हमें यही लाइफ जीनी चाहिए, हमें शिकायतें नहीं करनी चाहिए। जो थोड़ा घटता है, उम्र घटती है, तो नेचुरली कुछ ना कुछ होगा। और हमें अपने अनुभव से अच्छी बातें अपने बच्चों को देनी चाहिए, अपने आसपास जितना हम दे सकें अपने अनुभव से। और हर समय खुश रहने की कोशिश करें, और स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखें। रिटायरमेंट के बाद मैंने सबसे पहले योग क्लास ज्वाइन की। शरीर ठीक है तो हम सब कुछ कर पाते हैं, तो तन मन ठीक रहे तो वो रखना बहुत ज़रूरी है यथासंभव। बाकी तो ईश्वर के हाथ में है। जी। तो उनको तो मैं यही कहूँगी। और बच्चों का मैं यही कहूँगी कि आजकल एक बड़ी विचित्र चीज़ें हो रही हैं कि बहुत जल्दी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बहुत जल्दी बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के युग में, सोशल मीडिया के युग में, बच्चों के लिए इतना भारी स्कोप है कि उन्हें निराश होने का कुछ बनता ही नहीं है। लेकिन उन्हें परिवार से जुड़ के चल रहे परिवार से जुड़े रहना चाहिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं, परिवार को अवॉइड करने लग जाते हैं। परिवार को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बच्चों को भी बड़ों का आदर करना चाहिए, और बड़ों को भी बच्चों को बच्चों की तरह ही देखना चाहिए। उनके जीवन में दखल अंदाजी ना करके उनको आगे बढ़ने के लिए मौके देने चाहिए। तो बस यही यात्रा रही। बहुत अच्छा संभाषण रहा। देयर सो मच टू लर्न। भगवान एक चीज देता है, उससे हम कितनी और चीजें खुद कर सकते हैं, जी, और ईश्वर का आशीर्वाद भी मानते हैं। बिल्कुल मानते वेरी हैं। वेरी तो गुड। ईश्वर ने सबको पैदा किया है, सबको सब कुछ बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसको दे उस दिए हुए का उपयोग करना अपने कर्म के द्वारा हमें करना चाहिए। कर्म और भाग्य साथ साथ चलते हैं। तो लवली। मेरा कर्म और भाग्य साथ साथ बहुत अच्छा चला लाइफ में। बहुत कुछ दिया ईश्वर ने, ऐसा ही चलता रहे। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया आज आपसे। ऐसा लग रहा है कि आपको दोबारा जान पाई हूँ आज। जी, सो थैंक यू। अमेजिंग कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच आज के पॉडकास्ट के लिए, और आज आपने अपना वक्त दिया हमें, और इतने सारे लोगों को आप खुशियां बांटेंगे इस पॉडकास्ट द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और स्माइलिंग सॉइल्स को। थैंक यू। थैंक यू। द स्माइलिंग सोल सीनियर्स पॉडकास्ट चैनल से जुड़ने के लिए हमारे सारे श्रोताओं और दर्शकों को दिल से धन्यवाद। We hope today's episode has left you inspired and reflective. हमारा पॉडकास्ट अब 25 से ज्यादा देशों में और 30 से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा रहा है। ये सब आपके प्यार और सहयोग से ही संभव हुआ है। द स्माइलिंग सोल सीनियर्स पॉडकास्ट चैनल की ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां देखिए और सुनिए Spotify, YouTube, Amazon Music, गाना, जियो सावन, हंगामा म्यूजिक और अन्य कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर। So don't forget to like, share and follow us. Until next time, stay connected, stay inspired and keep smiling with the Smiling Souls Seniors Podcast.